लगातार 3 साल से केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाली महिला श्रीमती सीतारमण जी हैं। अर्थशास्त्र को समझना है तो मंजुलता से मिलना है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम सरकारी बजट के अंतर्गत बजट के घटक कौन कौन से होते हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने बजट का अर्थ देखा था, जिसमें हमने बताया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार भारतीय जो बजट होता है उसका निर्माण होता है। यानी केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक संपूर्ण देश का वार्षिक बजट तैयार करती है, यानी विवरण तैयार करती है, और इसे ही केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। और राज्य की सरकारें अपना बजट पेश करती हैं, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार करती हैं, और वो जिस राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है वो उसी राज्य पर लागू होता है। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा कर ली थी। चूँकि थोड़ा सा हम वीडियो बनाने में टाइम लग गया, देर हो गई, क्योंकि इस समय त्यौहार का सीज़न चल रहा है, बहुत साफ़ सफाई चल रही है और आप लोग भी बहुत बिजी होंगे और मैं भी बहुत बिजी हूँ। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा हमने कहा कि टाइम निकाल करके अपने वीडियो को हम ज़रूर अपलोड कर देते हैं, भले ही छोटा सा ही सही। और हमने बजट के अर्थ के साथ साथ हमने बजट के उद्देश्यों को पढ़ा था, और बजट के उद्देश्यों के बाद में हमने बजट के वर्गीकरण को बहुत अच्छे से समझा था कि वर्गीकरण यानी बजट का वर्गीकरण या बजट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि केंद्र सरकार का पैसा कहाँ आता है, कहाँ से और कहाँ को जाता है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। अब देखिए, ये 1 रुपये का सिक्का यहाँ बना हुआ है। अब 1 रुपये के सिक्के में से सबसे ज़्यादा खर्च, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, यानी रूपी कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है। 1 रुपये में 36 पैसे जो हैं वो बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से आते हैं। लाइबिलिटीज का मतलब होता है देता। हमने आपसे कहा था कि हम अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि राजस्व और पूंजीगत क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में बताया था कि आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए, ये जो होता है बारोइंग का मतलब होता है उधार, जो विदेशों से सरकार उधार लेती है, जो प्राप्त करती है, वो है 36 पैसा। तो आप इसके इसको जोड़ेंगे ना तो ये 100 पैसे के बराबर आएगा। ये पैसा आता है कहाँ कहाँ से आता है, यानी उधार से आते हैं 36 पैसे, 13 पैसे कारपोरेशन से आते हैं, इनकम टैक्स से 14 पैसे आते हैं, 3 पैसे कस्टम से आते हैं, 8 पैसे यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आते हैं। आप देख रहे हैं सर्विस टैक्स से आता है 15 पैसे, और नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी जो बिना टैक्स के गैर कर आय है वो है हमारी 6 पैसे, और गैर जो कर्ज से मतलब बिना कर्जे के जो रिसिप्ट प्राप्त होती हैं वो है हमारी 5 पैसे के बराबर। जब हम इनका जोड़ करेंगे तो ये 100 पैसे के बराबर आएगा। अब हम आ जाते हैं कि ये पैसा कहाँ कहाँ जाता है, रुपीज गोज टू। अब 1 पैसे में पैसे ये कहाँ कहाँ जाते हैं, जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये भी 100 पैसे के बराबर आएगा। यानी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। सरकार 1 रुपये में इतने पैसे, इस हिसाब से वो जब हम रुपए में लगा लेते हैं, 100 रुपये में, 100 यानी करोड़ों में जब होता है, सरकार का तो खर्च करोड़ों में ही होता है ना, अरबों में, करोड़ों में, तो ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं उसी हिसाब से। और इसी तरीके से ये आता कहाँ कहाँ से है, सबसे ज़्यादा कहाँ चला जाता है पैसा, देखिए 16, सबसे ज़्यादा इसमें कौन है, 20%। 20% पैसा कहाँ जाता है, इंटरेस्ट को पेमेंट करने में। यानी जो इसने उधार लिया है 36 पैसा, वो 20 पैसा वो उधार उसका ब्याज चुकाने में लगा देती है सरकार। जिस दिन ये 36 और ये 20 बराबर हो जाएंगे, उस दिन हमारा जो भारत है वो कर्ज के जाल में फंस जाएगा, और ये स्थिति बहुत ही घातक है। अभी भी स्थिति घातक है, तभी देख रहे हैं आप महंगाई कहाँ जा रही है, तो अभी भी स्थिति घातक है, लेकिन फिर भी काफ़ी अंतर आ गया है। और इसके बाद में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है, 16% कहाँ जाता है, स्टेट और दूसरे
जो जो दूसरे स्टेट होते हैं, दूसरे राज्य होते हैं, उनको दिया जाता है, उनका हिस्सा होता है, उनके टैक्सेस का शेयर होता है, वो उनको दिया जाता है। इसके बाद में ये जो भी है 10% हमारा अदर्स में एक्सपेंडिचर उसमें खर्च हो जाता है, हमारा 8 पैसा हमारा डिफेंस पे खर्च हो जाता है। और ये तो हमने आपको बता ही दिया कि इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, यानी 36 लेता है और 20 दे देता है। केवल 16 पैसे के बराबर जो है वो बचत है। तो ये हमने आपको बता दिया कि कहाँ से आता है पैसा और कहाँ पे जाता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि इस चित्र के माध्यम से इसे ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझ लेंगे। और आइए अब हम समझ लेते हैं बजट के घटक कौन कौन से हैं। तो जान लेते हैं कि बजट के घटक कौन कौन से हैं। तो पहले जानते हैं बजट प्राप्तियाँ कौन सी होती हैं। बजट प्राप्तियाँ कौन सी होती हैं, उनमें 2 प्रकार की प्राप्तियाँ हैं, राजस्व प्राप्तियाँ और दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्तियाँ। अब राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं? देखिए, इसमें जो राजस्व प्राप्तियों से आशय उन मौद्रिक प्राप्तियों से है जिनमें 2 विशेषताएं पाई जाती हैं। प्राप्तियाँ जिनमें सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती, जैसे कर। इसमें सरकार की कोई लायबिलिटी उत्पन्न नहीं होती है, कोई भी लायबिलिटी उनकी नहीं होती है। दूसरी विशेषता ये है वे प्राप्तियां जिनमें सरकार की परिसंपत्ति का मतलब होता है एसेट, परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती, यानी परिसंपत्ति का मतलब होता है एसेट, और इसका मतलब होता है लायबिलिटीज। यानी राजस्व प्राप्तियां, बजट प्राप्तियों में 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है राजस्व प्राप्तियां और दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्तियां। पहले हम राजस्व प्राप्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं, मौद्रिक प्राप्तियां होती हैं जिनमें 2 विशेषताएं पाई जाती हैं। वे प्राप्तियां जिनमें सरकार की कोई देयता यानी लायबिलिटी उत्पन्न नहीं होती है, जैसे कर। और दूसरी होती है वे प्राप्तियां जिनमें सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के अंशों का कोई भी विक्रय नहीं होता है। अब राजस्व प्राप्तियों को भी हमने 2 भागों में बांट लिया है। पहला है कर प्राप्तियां और दूसरा है गैर कर प्राप्तियां। तो देखिए, कर का मतलब होता है जैसे कि आय कर, जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को उसका भुगतान करना पड़ता है। बदले में वो सरकार से ये नहीं कह सकता कि मैंने कर दिया और इसके बदले में मुझे कोई फायदा प्रत्यक्ष नहीं मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमने 1 साल के अंदर हमने 5,000 का इनकम टैक्स दिया, लेकिन हम सरकार से ये नहीं कह सकते कि हमने 5,000 रुपये इनकम टैक्स तो दिए, लेकिन उसके बदले में हमें किसी भी चीज़ की प्रत्यक्ष प्राप्ति नहीं हुई। तो ये होते हैं कर, जिनसे करों का भुगतान तो किया जाता है क्योंकि वो अनिवार्य भुगतान होते हैं सरकार के लिए, सरकार को दिए जाने वाले, और उसके बदले में सरकार कोई भी प्रत्यक्ष लाभ नहीं देती है आयकरदाता को। तो ये देखिए कौन कौन से हैं। पहला है कर प्राप्तियां, यानी वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जिसको हम जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें बहुत सारे कर हैं ऐसे जो कि वस्तु एवं सेवा कर में भी सम्मिलित है, लेकिन फिर भी मैंने अलग अलग इनका नाम लिख दिया है ताकि आपको अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कैसे ये कौन कौन से कर है तो आप आसानी से उनको बता लें। तो दूसरा देखिए है मूल्य वृद्धि कर, इसे वैट कहते हैं, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। अगला है बिक्री कर, सेल्स टैक्स, सेवा कर, सर्विस टैक्स, प्रवेश कर, एंट्री शुल्क, सड़क कर, रोड टैक्स, टोल टैक्स। टोल टैक्स आप लोग सभी लोग जानते हैं। टोल टैक्स क्या है? टोल टैक्स जब हम लोग जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर में तो बीच में टोल पड़ते हैं ना, तो उन टोलों पे हम पैसा अदा करते हैं। अगर हम अपने निजी वाहन से जा रहे हैं और अगर बस से जा रहे हैं तो भी बस वाले भी उसको
एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो बीच बीच में सड़कों के निर्माण के लिए जो टोल टैक्स बने होते हैं, जब हाईवे बनते हैं तो उनमें जो टोल टैक्स अदा किया जाता है वो टोल टैक्स रोड टैक्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद है स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी वही होती है जब हम स्टाम्प खरीदते हैं किसी भी चीज़ में लगाने के लिए, तो वो स्टाम्प ड्यूटी हो गई। फिर है शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर एक ऐसा कर है जो कर के ऊपर लगने वाला उपकर है, इसको शिक्षा उपकर बोलते हैं। सेस भी से बोलते हैं, एजुकेशन सेस भी। तो ये अब हमारे यहाँ लगाया जाता है शिक्षा उपकर, कर के ऊपर भी शिक्षा के लिए आया तो शिक्षा के कार्यों पर जिससे खर्चा होता है। अगला है उपहार कर। उपहार कर जब किसी को उपहार देते हैं तो उपहार कर लगाया जाता है। मनोरंजन कर, जैसे हम लोग फिल्म देखने जाते हैं तो उस पर कर लगता है। संपत्ति कर, अगर एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है तो उस पर संपत्ति कर लगाई जाएगी। उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क क्या होता है? आबकारी शुल्क भी इसे बोलते हैं। और ये क्या होता है? घरेलू खपत जहाँ होती है, जैसे कि अपने ही मतलब भारत में ही जिन वस्तुओं का निर्माण होता है, विनिर्माण होता है, और वो उन सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है जिनकी खपत भारत में ही होती है, जैसे शराब, तो ये उत्पाद शुल्क लगता है। सीमा कर, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तब ये सीमा कर लगाया जाता है। और वस्तुओं के आयात निर्यात पर भी सीमा कर लगाया जाता है। निगम कर, ये कारपोरेट टैक्स होता है। और चुंगी कर, ये भी जब हम लोग जाते हैं, ये स्थानीय, इसको ऑक्ट्राई भी बोलते हैं और ये इसको स्थानीय कर भी कहते हैं। तो अब ये तो थे हमारे राजस्व प्राप्तियाँ किनकी जिनके द्वारा होती हैं। अब हमने गैर कर प्राप्तियाँ बता रहे हैं आपको कि फीस, इनका भुगतान क्यों करते हैं फीस का? क्योंकि उससे हम बदले में सेवा लेते हैं कोई भी, तो वो फिर जैसे कोर्ट फीस है ना, पंजीकरण फीस है, तो ये क्या कहलाएगी? ये फीस के अंतर्गत आएगी। लाइसेंस या परमिट, एक ही बात है। लाइसेंस ले लेते हैं, जैसे कि सरकार कुछ व्यक्तियों को कुछ कार्य करने की अनुमति प्रदान करती है, जिसके बदले में उसे लाइसेंस या परमिट दिया जाता है, जैसे आयात लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आदि ये होते हैं। अब जब्त संपत्ति को इसको एस्टेट भी कहते हैं कि ये जो होती जब कोई उत्तराधिकारी किसी व्यक्ति का नहीं होता है और वो मान लो मर गया तो उसकी संपत्ति सरकार जब्त कर लेती है, इसको कहते हैं जब्त संपत्ति। जुर्माना, जैसे किसी ने सरकार की किसी भी वस्तु का नुकसान किया या झगड़ा किया, लड़ाई की, तो उसके ऊपर दंड के रूप में जो लगाया जाता है वो जुर्माना कहलाता है। अगला है इसका सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त आय। जो सरकार की कंपनियां होती हैं, सरकार के उपक्रम होते हैं, उनसे जो प्राप्त आय होती है उसको कहते हैं गैर कर प्राप्तियां। वो जैसे कि रेलवे से प्राप्त आय है या डाक विभाग से प्राप्त आय है। उपहार एवं अनुदान, ये भी हमारे कौन से हैं? गैर कर प्राप्तियों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मान लीजिए मानवीय आपदाएं आती हैं तब भारत सरकार को देश के नागरिक देते हैं, अनुदान देते हैं अपनी स्वेच्छा से, तो ये अनुदान कहलाता है। और विदेशों से भी उन्हें मिलता है, और उपहार के रूप में भी सरकार को दिए जाते हैं उपहार, या विदेशों से भी उसे प्राप्त उपहार मिलते हैं, तो ये कहलाते हैं गैर कर प्राप्तियां। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं, जिनमें ये दो विशेषताएं होती हैं। वे प्राप्तियां जिनमें सरकार की कोई देयता नहीं होती है, यानी लायबिलिटी नहीं होती है और उत्पन्न नहीं होती। जैसे कि कर हैं, कर सरकार को मिलते नहीं, सरकार से कुछ भी खर्च नहीं करती ना, उनको प्रत्यक्ष रूप से उनको कोई भी लाभ नहीं देती है। और वे प्राप्तियां जिनमें सरकार की परिसंपत्ति में कोई भी कमी नहीं होती, यानी एसेट में कोई भी कमी नहीं होती है, तो ये कहलाती है राजस्व प्राप्तियां। आप कैसे ऐसे उसको आप और समझ लीजिए थोड़ा सा। लाइफ चली गई। अब यही दिक्कत हो जाती है, हमारे पास साधन नहीं है और आपको भी दिखेगा नहीं अच्छे से। चलिए अभी हम पॉज करते हैं इसको। लाइट चली गई थी तो फ्लो बिगड़ जाता है पढ़ाने का। और हम पढ़ा रहे थे कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, क्योंकि बजट की जो घटक के अंतर्गत हम पढ़ा रहे थे, यानी राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, दो भाग होते हैं ये, और पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। लेकिन हमने अभी यहाँ पर केवल प्राप्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। व्यय, राजस्व व्यय क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया है ज़्यादा। लाइट बार बार जा रही है, आ रही है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। आज हम केवल प्राप्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर कल
या हम अगले वीडियो में हम आपको राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बारे में पढ़ाएंगे। तो आगे की देख ली, अब आप लोगों ने देख ली कि राजस्व प्राप्तियों को कितने भागों में बांटा गया, कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। तो इस तरीके से कौन कौन सी थी ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी। यानी वे प्राप्तियां जिनमें सरकार की कोई देता, ये दो विशेषताएं जरूर पाई जाती हैं, क्योंकि देखो ये सब प्राप्त तो सरकार को ही होती हैं, ये दोनों ही प्राप्तियां सरकार को ही होती हैं प्राप्त, लेकिन इनके बदले में सरकार को कुछ कोई भी देता नहीं, कोई भी कुछ भी देता नहीं है, केवल उसको मिलता है, इसके बदले में वो देता नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। और ना ही कोई अपनी संपत्ति को बेचता है, ताकि उसकी जो एसेट है, जो उसकी संपत्ति है, वो उतनी की उतनी ही रहती है। ये दो विशेषताएं पाई जाती हैं राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत। और ऐसे आप समझ सकते हैं कि लायबिलिटी होती है बेटी और एसेट होता है बेटा, क्योंकि बेटी को तो हमें विदा करना पड़ता है ना, और बेटे को बहू आ जाती है घर में। तो ऐसे ही इसको हम समझ लेते हैं कि लायबिलिटी है बेटी और एसेट है बेटा। पूंजीगत प्राप्तियों के घटक क्या हैं, इनमें भी दो विशेषताएं पाई जाती हैं, वो पूंजीगत घटक या पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। क्या होती हैं, इन प्राप्तियों से सरकार की देयता उत्पन्न होती है, जैसे ऋण, चाहे वो रिजर्व बैंक से ले या वो विदेशों से ले ना, तो ये उसमें उसकी देयता उत्पन्न होती है, यानी लायबिलिटी उत्पन्न होती है। और इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्ति कम होती है, यानी एसेट कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि वो सार्वजनिक उपक्रमों के जो अंश होते हैं उनको वो बेचती है, तब उसकी संपत्ति कम होगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास स्कूटर है या मोटरसाइकिल है और वो हमारी संपत्ति है, लेकिन अगर हमें पैसे की जरूरत है, मैंने उसको बेच दिया, तो बदले में हमारे पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन वो चले जाएंगे। तो यही अंतर है पूंजीगत में और राजस्व में। यानी राजस्व जो बजट के जो घटक होते हैं वो बजट प्राप्तियों के अंतर्गत दो भागों में बांटे गए हैं। पहला है राजस्व प्राप्तियां और दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, वे प्राप्तियां जिनमें कोई देयता उत्पन्न नहीं होती, जैसे कर, और दूसरी विशेषता उसमें होती है कि वे प्राप्तियां जिनसे सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती है। लेकिन पूंजीगत प्राप्तियों में क्या होता है, इसमें देयता उत्पन्न होती है, जैसे कि ऋण लिया तो ऋण देना पड़ेगा, और इसमें परिसंपत्ति को बेचकर, यानी जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं सरकार उनको निजी हाथों में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सौंप कर या बेच कर पैसे ले लेती है उनसे, तो इसको कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। तो पूंजीगत प्राप्तियां कौन कौन सी हैं, ऋणों की वसूली। देखिए राज्य सरकार है, संघ सरकार है, विदेशी सरकारें हैं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं, सांविधिक निकाय हैं, इनको दिए जाने वाले अग्रिम ऋण की वसूली इसमें शामिल है। तो ये कहलाती है ऋण की वसूली। यानी पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत ऋणों की वसूली कैसे होती है कि जो राज्य सरकारें होती हैं, संघ सरकार होती है, विदेशी सरकारें होती हैं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जो होते हैं, वो जैसे कि रेलवे है, आपका वो एयरपोर्ट है या हवाई सेवाएं हैं, तो ये सब क्या होती हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहलाते हैं। और सांविधिक निकाय होते हैं, इनको दिए गए ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां इसमें शामिल रहती हैं। फिर आप विभिन्न स्रोतों से ऋण भी लेती है ना, उधार लेती है, राज्य सरकारों से भी लेती है, बैंकों से लेती है, रिजर्व बैंक से लेती है, विदेशों से लेती है, लेकिन इसको चुकाना भी पड़ता है। इसलिए इनमें से जो दो विशेषताएं हैं, इनमें से अगर एक भी विशेषता इसमें पाई जाती है तो ये पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। आप लोग समझ, विनिवेश से आशय सरकार जो होती है वो जो भी सरकारी उपक्रम होते हैं आंशिक या पूर्ण रूप से वो निजी हाथों में दे देती है या बेच देती है, इससे सरकार को आय होती है। तो अब आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि राजस्व प्राप्तियां क्या हैं और पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं। और अब मौसम चल रहा है, दिवाली का चल रहा है, तो सभी मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होता है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा
कि बजट के घटक क्या थे, रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। बजट के अर्थ को भी थोड़ा थोड़ा समझा। बहुत विस्तार से समझने के लिए आपको मेरे पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने बजट के अर्थ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप मेरे चैनल पे जाइए और मेरे वीडियो को देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हमने पढ़ा था बजट के संगठक। बजट के संगठक यानी घटक कौन कौन से होते हैं, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। तो आज हमने क्या पढ़ा, बजट प्राप्तियां। बजट प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं राजस्व प्राप्तियां और दूसरी होती हैं पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, जो राजस्व प्राप्तियों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है करों के द्वारा प्राप्त आय और दूसरी होती है गैर कर प्राप्तियां, जिनसे जैसे कि फीस है, लाइसेंस है, परमिट है, ये गैर कर प्राप्तियां हैं। जुर्माना है, अनुदान है, उपहार है, ये गैर कर प्राप्तियां होती हैं। और कर प्राप्तियां हमने आपको बताया, निगम कर, आय कर, बिक्री कर, बहुत सारे करों के बारे में बताया। जीएसटी के बारे में बताया, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, इसके बारे में हमने आपको बहुत विस्तार से बताया। और हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरी बहुत अच्छी तरह से इसको समझ भी गए होंगे। और अब चूँकि समय की अपनी मर्यादा है, समय है नहीं इतना, त्यौहार का भी सीजन चल रहा है, तो मैंने बहुत मुश्किल से बनाया। बीच बीच में लाइट भी चली जाती है तो बड़ी दिक्कत आती है बनाने में वीडियो, क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को कंटेंट पूरा दे पाऊँ। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्व व्यय क्या होता है और पूंजीगत व्यय क्या होता है। हमें उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसको आप नोट्स अपने तैयार रखिए, इसको कॉपी पे ज़रूर उतार लीजिए, भूलिएगा नहीं बिल्कुल। और हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और मेरी एक लास्ट में रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैंने ये देखा है कि बहुत ही छोटे वीडियो रहते हैं, जो बहुत ही मतलब ब्लॉग टाइप के रहते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट के, उनको आप लोग बहुत लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, मिलियन चले जाते हैं। लेकिन जो हमारा ये काम का वीडियो है, इसको कोई जल्दी सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं चाहता। पता नहीं ये क्या बात है। एक विद्वान ने कहा था बहुत पहले, तब मैंने उसके बारे में पढ़ा है कि अगर शिक्षा जो है वो सड़कों पे बिकने लगे तो उस देश का भगवान ही मालिक है। वही हाल हो रहा है बिल्कुल। डांस पे लोग बहुत ध्यान देते हैं, आलतू फालतू चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले भी बताया कि ये जादुई चैप्टर होते हैं। अगर हम इनको पढ़ लेंगे अर्थशास्त्र को, तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो यानी व्यापार का क्षेत्र हो। कि अर्थशास्त्र जो है वो उत्पादकों को भी लाभ देता है, उपभोक्ताओं को भी लाभ देता है, राजनीतिज्ञों को भी लाभ देता है, समाज सुधारकों को भी लाभ देता है और वकीलों को भी लाभ देता है। मतलब संसार के सारे वर्गों को, समाज के सारे वर्गों को लाभ ही लाभ देता है। तो इसके साथ ही नमस्कार दोस्तों।